नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी शिक्षण विधियों के वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जामों के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप रट लेना है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आगमन विधि में शिक्षण कार्य होता है किसके द्वारा? उदाहरणों के द्वारा, नियमों का निर्धारण करके। दूसरा है वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी होती है? जो विश्लेषण करके बताती है वो है आगमन विधि। आगमन विधि के रूप हैं, कौन से रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, कौन से? प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। आगमन विधि होती है, आगमन विधि कैसी होती है? एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है। किस विधि के अंतर्गत शिक्षक पहले नियम बताता है, उसके पश्चात उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो कौन सी विधि हो गई? निगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण बताएगा, उसके बाद नियम का प्रतिपादन होता है। इसमें निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ये कौन सी विधि हो गई? निगमन विधि हो गई। अगला है निगमन विधि के रूप हैं। निगमन विधि के कौन से रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, कौन सा? सूत्र प्रणाली और पाठ्यपुस्तक प्रणाली। अगला निगमन विधि होती है, कैसी विधि होती है? यह अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा, जो भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत होती है। अगला है व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहते हैं? कौन सी प्रणाली को कहते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली होती है, उसे व्याकरण शिक्षण प्रणाली में सुग्गा प्रणाली कहते हैं। व्याकरण शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्रों को उच्च कोटि के भाषा लेखकों की पाठ्य पुस्तक का नाम बताकर उनके माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है, वो कौन सी विधि होती है? वो विधि होती है भाषा संसर्ग विधि, जिसे अव्याकृति विधि कहते हैं। अगला है अव्याकृति विधि में व्याकरण शिक्षण के किस पक्ष पर बल दिया जाता है? वह दिया जाता है अनौपचारिक पक्ष, यानी कि व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। किस विधि में व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है? कौन सी विधि में व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है? वो होती है भाषा संसर्ग विधि। अगला है शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं, कौन से हैं? दो प्रकार होते हैं, द्रुत वाचन और दृष्टिपाठ विधि। अगला है गहन अध्ययन निष्ठ पाठ विधि। एक तो द्रुत वाचन कहते हैं और एक गहन वाचन कहते हैं, वही शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठ के प्रकार हैं। अगला है उद्बोधन विधि होती है। उद्बोधन विधि किस प्रकार के शिक्षण की विधि होती है? मतलब गद्य को पढ़ाने की या पद्य को पढ़ाने की? तो वो होती है गद्य को पढ़ाने की विधि होती है। अगला है उद्बोधन विधि में शामिल है, कौन कौन सी चीज़ शामिल होती हैं? दृश्य विधान, अभिनय, प्रत्यक्ष वस्तु का प्रदर्शन, पर्याय कथन, विलोम कथन और कहानी। नेक्स्ट चलते हैं गद्य शिक्षण में शब्दार्थ करने की विधि, जिसमें शिक्षक स्वयं अर्थ न बताकर छात्रों से ही अर्थ निकलवाता है, वो कौन सी विधि होती है? वो होती है उद्बोधन विधि। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है रसानुभूति करवाना। नेक्स्ट है कविता शिक्षण की किस विधि को प्रश्नोत्तरी विधि भी कहा जाता है? वह विधि होती है खंडान्वयन विधि। कौन सी विधि होती है? खंडान्वय विधि। नेक्स्ट है कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत किसी कविता को समझाने के लिए उसके समान भाव वाली या विरोधी भाव वाली दूसरी कविता प्रस्तुत करके तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता है? कौन सी विधि में दो प्रकार की कविता ली जाती हैं, एक तो समान भाव वाली, एक विरोधी भाव वाली, तो उनकी तुलनात्मक अध्ययन किस में करवाया जाता है? तुलना विधि में करवाया जाता है। नेक्स्ट है किस विधि में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? कौन सी विधि होती है? व्यास विधि। व्यास विधि में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण कर लेता है और प्रसंग की व्याख्या करता जाता है। नेक्स्ट है किस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है और उसके वाचिक अभिनय में पात्रों के अनुकूल ही भाषा में उतार चढ़ाव होता रहता है? कौन सी विधि होती है? वो होती है आदर्श नाट्य विधि। आदर्श नाट्य विधि में अध्यापक क्या होता है? स्वयं ही नाटक का वाचन करता है तथा उसके वाचिक अभिनय होते हैं, उन पात्रों में अनुकूलन ही भाषा में उतार चढ़ाव होता रहता है। नेक्स्ट विधि होती है रंगमंच अभिनय विधि। रंगमंच अभिनय विधि किसकी होती है? नाटक की होती है। नाटक विधि की वह विधि जिसमें छात्र
कक्षा कक्ष में नाटक के पात्रों के संवादों का क्या करते हैं, वाचक अभिनय करते हैं। वो कौन सी विधि होती है, वो होती है कक्षा अभिनय विधि होती है। कौन सी विधि, कक्षा अभिनय विधि होती है। नेक्स्ट है किस विधि को पथ प्रदर्शक विधि कहते हैं। किसे कहते हैं, मंत्रणा विधि होती है उसे पथ प्रदर्शक विधि कहते हैं। पंचपदी विधि की देन है, पंचपदी विधि की देन क्या है, किसने की है, हर्बट की। हर्बट की जो पंचपद विधि होती है वो किसकी है, हर्बट की है। पंच से कहते हैं पंचपदी विधि। संगठना परक विधि का अन्य नाम क्या है, सेना विधि। सेना विधि किस विधि का अन्य नाम है, संगठना परक विधि का दूसरा नाम है। अगला संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य। सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य, जिसके माध्यम से संश्लेषण विधि में सिखाया जाता है। अगला है विश्लेषणात्मक विधि में शिक्षण होता है, किससे कैसे होता है, शब्द से वर्ण की ओर होता है, विश्लेषण करते हुए होता है। कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, भाषा यंत्र विधि होती है वो व्यय साध्य मानी जाती है, जिसमें धन का या समय का व्यय बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगली है द्विभाषी पद्धति। द्विभाषी पद्धति किसे कहते हैं, अनुवाद विधि को द्विभाषी पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट है कहानी एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जहाँ भांति भांति के बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक ऐसा गमला है जिसमें एक पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह कथन किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है। किसके बारे में कहा है, कहानी के बारे में। उन्होंने कहा है कि कहानी होती है वो एक रमणीक उद्यान नहीं है कि जहाँ पर भांति भांति के बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक ऐसा गमला होता है जिसमें एक पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। ये किसने कहा था, मुंशी प्रेमचंद ने। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। कौन सी विधि में दिया जाता है, वह है प्रत्यक्ष विधि। किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग सर्वथा वर्जित है, वो कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। वह विधि जिसमें शिक्षण का माध्यम वही भाषा होती है जिसमें अध्यापन कराया जाता है। कौन सी विधि हो गई, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है, जिस भाषा का अध्यापन करवाया जाएगा शिक्षण भी उसी भाषा में होता है। नेक्स्ट है रचना के भेद होते हैं। रचना के कितने भेद होते हैं, रचना के भेद होते हैं दो। कौन से, मौखिक रचना और लिखित रचना। मौखिक रचना और लिखित रचना। पहला अगला है चित्र वर्णन विधि है। चित्र वर्णन विधि कौन सी है, रचना शिक्षण की, जिसमें रचना की जाती है चित्रों का, तो चित्र का वर्णन करने वाली विधि कौन सी हो गई, रचना शिक्षण की विधि। रचना के लिए अनुकरण विधि उपयुक्त है, किस आधार, कौन सी स्तर पर उपयुक्त होती है, प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त होती है। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी होती है, कौन से स्तर के लिए होती है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होती है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि होती है, व्यतिरेक विधि होती है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी हो गई, व्यतिरेक की विधि हो गई। दोस्तों आपको भी प्राथमिक स्तर की जो शिक्षण विधियां हैं वही पढ़नी है, प्राथमिक शिक्षण से अधिक प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है नवीन शिक्षण प्रणाली में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है। प्रोजेक्ट पद्धति को किसे दिया जाता है, जॉन डेवी और किलपैट्रिक को। किसे दिया जाता है, जॉन डेवी और किलपैट्रिक को। कौन सी विधि का, प्रोजेक्ट पद्धति का व्यापक प्रयोग करने के लिए श्रेय दिया जाता है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है, कैसी शिक्षा दी जाती है, जीवन उपयोगी शिक्षा दी जाती है जो जीवन से संबंधित होती है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है। कौन सी पद्धति है जिसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर क्या दिया जाता है, विशेष बल दिया जाता है, वह है मारिया मॉन्टेसरी की मॉन्टेसरी पद्धति। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत कौन सा है, स्वगति का सिद्धांत ही अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है, जिसमें बालक स्वयं अपने गति के साथ आगे बढ़ता जाता है और सीखता जाता है। नेक्स्ट विधि है किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है। किंडरगार्टन पद्धति किसकी है, फ्रॉवेल की है, जिसमें बच्चों के लिए गार्डन की व्यवस्था की जाती है, बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। यह विधि किसकी है, फ्रॉवेल की है। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है, बच्चों का उद्यान। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है, बच्चों का उद्यान। नेक्स्ट है
किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है तथा बच्चे पौधे के समान होते हैं? किसने कहा था? फ्रॉवेल ने कहा था। फ्रॉवेल ने कहा कि स्कूल क्या है? एक बाग होता है, अध्यापक एक माली होता है और बच्चे पौधे के समान होते हैं, जिन्हें अध्यापक सींचता है। नेक्स्ट है, डाल्टन प्रणाली के प्रवर्तक कौन हैं? डाल्टन प्रणाली के प्रवर्तक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। किस प्रणाली को ठेका प्रणाली भी कहते हैं? किसे कहते हैं? डाल्टन प्रणाली को ठेका प्रणाली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, खेल विधि के प्रवर्तक कौन हैं? खेल विधि के प्रवर्तक हैं हेनरी कोल्डवेल कुक। किस विधि के हैं? खेल विधि के प्रवर्तक हैं। व्याकरणानुवाद विधि का अन्य नाम क्या है? भांडारकर विधि। भांडारकर विधि को क्या कहते हैं? व्याकरणानुवाद विधि कहते हैं। व्याकरणानुवाद विधि है, उसके प्रवर्तक कौन हैं? उसके प्रवर्तक हैं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जिसके नाम पर ही इस विधि का नाम भंडारकर विधि रखा गया है। नेक्स्ट है, किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है? व्याकरणानुवाद विधि में। कौन सी विधि में मातृभाषा के माध्यम से नई भाषा सिखाई जाती है? व्याकरणानुवाद विधि में। जबकि कौन सी विधि थी जिसमें मातृभाषा का उपयोग वर्जित था? वो थी प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ होता है? संरचनात्मक उपागम का अर्थ क्या होता है? भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना। भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना किसमें होता है? संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए थे। 3 सिद्धांत कौन कौन से थे? वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना और छात्रों की क्रियाशीलता पर बल दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित कौन सी बेसिक शिक्षा है जिसे बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है? वो उसका प्रमुख सिद्धांत क्या था? उसका सिद्धांत था मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। महात्मा गांधी ने जो शिक्षा दी थी, बेसिक शिक्षा बताई थी या बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं, उसका प्रमुख सिद्धांत क्या था? कि मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चों को क्या दी जानी चाहिए? शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के बारे में। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक के बाह्य गुण कौन कौन से होते हैं? पाठ्य पुस्तक का आकार कैसा होना चाहिए? मुख्य पृष्ठ कैसा होना चाहिए? उसका मूल्य कितना होना चाहिए? शीर्षक क्या होना चाहिए? उसकी जिल्द यानी बाइंडिंग कैसी होनी चाहिए? बाह्य गुण होते हैं पाठ्य पुस्तक के। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक गुण कौन से होते हैं? पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत विषय वस्तु कैसी है? उसकी विषय विविधता कितनी है? उसकी भाषा शैली कैसी है? उसमें चित्रों का प्रयोग कितना किया गया है? उसमें अभ्यास प्रश्न है कि नहीं है? उसकी उद्देश्यता सौद्देश्यता के मतलब जो उद्देश्य है उसके साथ बनाई गई है कि नहीं? उसकी उपयुक्तता क्या है? उसमें रोचकता है कि नहीं? वह व्यवहारिक है कि नहीं? उसमें मौलिकता आती है कि नहीं? नवीनता का समावेश है कि नहीं? ये सब क्या है? उस पाठ्य पुस्तक के आंतरिक गुण होते हैं। क्या होते हैं? आंतरिक गुण होते हैं। पाठ्य पुस्तक छात्रों के लिए और शिक्षक के लिए किस प्रकार है का साधन क्या है? पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षक और छात्रों के लिए एक मात्र साधन होता है। किसका? ज्ञान अर्जन करने का एक साधन होता है, बल्कि और साध्य नहीं होता है। यानी कि पुस्तक क्या है? एक साधन है, ना कि साध्य है। प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन किया जाता था? ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया जाता था। पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री का स्तरीकरण प्रयोग किया जाना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर किया जाना चाहिए और सरल से कठिन की ओर किया जाना चाहिए। यानी बच्चों को ज्ञात चीज़ है उसे पहले रखना चाहिए, उसके बाद अज्ञात चीज़ की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे ही पाठ्य पुस्तक में सरलता से कठिनता की ओर बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षण में उपागम हैं। कौन से उपागम हैं? पाठ संसर्ग उपागम, रचना उपागम। पाठ्य रचना के सोपानों का उचित क्रम है। कौन सा क्रम है? विषय सामग्री का चयन करना, उसका स्तरीकरण करना और प्रस्तुतिकरण करना। नेक्स्ट है, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक का महत्व की बात करें तो इसका नगण्य महत्व माना जाता है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाए। मतलब निदान करने से का तब तक महत्व नहीं होता जब तक उसका उपचार नहीं किया जाए। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षण के परिणामों कितने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं? वाचन संबंधी निदानात्मक जो परीक्षण होता है वो किसने उस पर कार्य किए हैं? डॉक्टर प्रेसी ने उस पर कार्य किए हैं। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बैलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ाने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है?
कितने शब्द हैं? 158 शब्द हैं इसमें बेलार्ड की परीक्षा में। जो परीक्षा किसकी है? निदानात्मक परीक्षा है, जो यांत्रिक तरीके से मापने का कार्य करती है। नेक्स्ट है कक्षा स्तर के अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले, यानी कक्षा स्तर के अनुरूप जो बालक प्रगति नहीं कर पाते हैं, उन विद्यार्थियों को किस शिक्षण की आवश्यकता रहती है? उन विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता रहती है। यानी कि जो विद्यार्थी कक्षा स्तर के अनुरूप प्रगति नहीं कर पाते हैं, पिछड़ जाते हैं, उनको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है कि वो किस प्रकार के किस टॉपिक में पिछड़ गए हैं, किस कारण पिछड़ गए हैं, उनको निदानात्मक परीक्षण के साथ साथ उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है निदान एवं उपचार शब्द ग्रहण किए गए हैं। किससे ग्रहण किए गए हैं? चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किए गए हैं। चिकित्सात्मक अध्यापन कहा जाता है। चिकित्सात्मक अध्यापन किसे कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण को चिकित्सात्मक अध्यापन कहते हैं, क्योंकि पहले शिक्षण में निदान किया जाता है, निदान के बाद उसका उपचार किया जाता है। और ये दोनों शब्द चिकित्सा से लिए गए हैं और चिकित्सा अध्यापन में उपचारात्मक शिक्षण को कहा जाता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? ये अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करवाना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यानी पढ़ने में जो कठिनाई उत्पन्न होती हैं उनको दूर करके शिक्षण करवाना ही उपचारात्मक शिक्षण होता है। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है और अपने सकुशल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? यानी कथन में दिया गया है कि भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण होता है। कौन सा परीक्षण होता है? वह परीक्षण होता है जिसके द्वारा अनुसंधानात्मक छात्र होते हैं जो भाषागत दोष होते हैं उनको खोजने का कार्य करता है। और किसके खोजने का कार्य करता है? जो बच्चे अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं उनकी भाषागत दोषों को खोजता है। किसने कहा था? सोनेल ने कहा था। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण में व्यवहार होना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन मौखिक लिखित प्रश्न। मूल्यांकन मौखिक लिखित प्रश्न कैसे होने चाहिए? एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता होती है। कैसी होती है? मूल्यांकन वैध होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, उसमें व्यापकता होनी चाहिए, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसमें व्यवहारिकता होनी चाहिए, वो एक विविधकारिता मूल्यांकन होना चाहिए और उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए और साथ साथ उसकी स्पष्टता भी होनी चाहिए। यानी एक अच्छा मूल्यांकन तभी कहलाता है जब उसमें ये सभी गुण होते हैं। कौन कौन से गुण? एक बार और, जिसमें वैधता हो, वस्तुनिष्ठता हो, व्यापकता हो, विश्वसनीयता हो, व्यवहारिकता हो, विविधकारिता का गुण हो, उपयोगिता का गुण हो और स्पष्टता का गुण होना चाहिए। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? शैक्षिक मूल्यांकन के 3 उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं शैक्षिक मूल्यांकन के। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण रूप में किसने प्रस्तुत किया? V.S. ब्लूम ने प्रस्तुत किया था। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है, यदि वह उसकी पूर्ति कर देता है तो वह परीक्षण कैसा परीक्षण कहलाता है? वह वैध परीक्षण कहलाता है। यानी जिस उद्देश्य के लिए वो उस परीक्षण का निर्माण किया जाता है वह उसकी पूर्ति कर देता है उस उद्देश्य की, तो वो परीक्षण कैसा परीक्षण हो जाता है? वैध हो जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षण से होता है। किस प्रकार के परीक्षण से होता है? विस्तृत परीक्षण से होता है। नेक्स्ट है परीक्षा के द्वारा छात्र के किस पक्ष का परीक्षण होता है? जो परीक्षण लेते हैं उसके द्वारा छात्र के किस पक्ष का क्या होता है? परीक्षण होता है। कौन से पक्ष का होता है? ज्ञानात्मक का होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के भेद होते हैं। मूल्यांकन के कितने भेद होते हैं? मूल्यांकन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? आंतरिक और बाह्य, यानी पाठांतर्गत और पाठोपरांत, यानी पाठ के बीच में होता है और पाठ के बाद में होता है। मूल्यांकन के 2 भेद हो गए। कौन कौन से? एक तो पाठ के बीच में होगा और पाठ के बाद होगा। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। कौन सी मापनी है? अभिवृत्ति मापनी है।
विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? किस प्रकार के प्रश्नों में हो पाती है? निबंधात्मक प्रश्नों में होती है। निबंधात्मक प्रश्नों में विद्यार्थी अपने विचारों की अच्छी तरह अभिव्यक्ति कर पाता है। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा के भेद होते हैं। लिखित परीक्षा के कितने भेद होते हैं? लिखित परीक्षा के 2 भेद होते हैं। कौन से? निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा होता है? वो होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जिसे प्रमाणीकृत परीक्षण कहते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षण कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एकांतर अनुक्रिया रूप, सत्य असत्य परीक्षण, बहुविकल्पी प्रश्न, मिलान पद वाले प्रश्न, वर्गीकरण प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, युगलीकरण और विषम का चुनाव करने वाले प्रश्न, सादृश्य अनुभव का रूप दिखाने वाले प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कोई भी उस प्रश्न को जांचे, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर देखने को नहीं मिलता है और ना ही नंबरों में अंतर मिलता है, उसके परिमाण में नंबर में जो आते हैं उसमें अंतर देखने को मिलता है। यानी कि ये मूल्यांकन कैसा होता है? निष्पक्ष होता है। इसमें किसी का हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलता है। किस प्रकार के प्रश्नों में मिलता है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में देखने को मिलता है। आत्मनिष्ठता का गुण पाया जाता है। किसमें? निबंधात्मक परीक्षण में आत्मनिष्ठता का गुण पाया जाता है। बालक के सुनना, बोलना, पढ़ना कौशल का परीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मौखिक परीक्षाओं के द्वारा। मौखिक परीक्षाओं के द्वारा बालक के सुनना, बोलना, पढ़ना ये प्रकार के कौशलों का क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर किसने दिया? यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया। CCE पर जोर किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया। अगला है CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE प्रणाली को लागू किया? कब किया था? 2010-2011 वाले सत्र में। सतत व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी की अधिगम दक्षता का संवर्धन करना। नेक्स्ट है विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन के लिए उपयुक्त परीक्षा पद्धति कौन सी होती है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति यानी CCE होती है, वह विद्यार्थी का लगातार मूल्यांकन करती रहती है, एक उपयुक्त परीक्षा पद्धति होती है। नेक्स्ट है सत्र का समाप्ति प्रयुक्त मूल्यांकन होता है, यानी कि सत्र की समाप्ति होती है तो प्रयुक्त मूल्यांकन कौन सा लिया जाता है? वो होता है संकलनात्मक मूल्यांकन। कौन सा होता है? संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू।